हेलो एवरीवन, आज है PT6 का रिकॉर्डिंग और इसमें क्लास 12 का सिलेबस है। जो पहला टेस्ट है क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है फ्लक्स से रिलेटेड। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि एक कोई हेमिस्फीयर है, ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इससे कितनी फ्लक्स पास कर रही है इसके बारे में बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ जितने फ्लक्स लाइन एंटर कर रहे हैं उतनी ही फ्लक्स लाइन यहाँ से एग्जिट कर रही है। टोटल आपको इतना पता है कि जो फ्लक्स एंटर करता है उसे नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं और जितना फ्लक्स बाहर जाता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं। तो नेट जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है एंड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ भी फ्लक्स आपका नहीं है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। दूसरा आपसे पूछा गया है कि दो चार्जेज हैं, उनके बीच का जो फोर्स लगता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या किसी तीसरे चार्ज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, चाहे ग्रेविटेशन हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, वो चार्जेस या दो मासेस के बीच का फोर्स जो है किसी तीसरे मास या किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है सर? नेट फोर्स बदल जाएगा, ये दोनों मिलके इसको अट्रैक्ट या रिटर्न करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। बट जो फॉर्मूला था K इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर अभी भी वही रहेगा, Q3 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो आप यहाँ बोल सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, जो डायरेक्शन है, वो वही रहेगी। हाँ, नेट फोर्स बदल सकता है किसी चार्ज पे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ अनदर चार्जेस। चलिए, दूसरा प्रॉब्लम बोला गया कि कोई एक जितनी दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास अलग अलग दिया है, दोनों के चार्जेस दे रखे हैं। हाँ, चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है ना। एक एक 2q है और एक माइनस ऑफ 2q है और बोला गया कि इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ देर तक उसको चलाया गया। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी। देखो, एक फॉर्मूला आपको पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी होता है Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2m। ये कैसे आया था? ये हमने निकाला था v इक्वल टू यू प्लस एटी से u जीरो था और एक्सीलरेशन इंटू टी। एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे? ई बाई एम इंटू टी या क्यू ई बाई एम इंटू टी और हाफ एम वी स्क्वायर लगाओगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये समझते हैं टाइम सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज भी सेम है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m होगा, है ना। अब सोचो, जो K1 बाई K2 का रेशियो है वो M1 बाई M2 का रेशियो होगा। K1 बाई सॉरी, ये M2 बाई M1 होगा, M2 बाई M1 और M2 कितना है 2M और M1 कितना है M। ये कैंसिल होगा और ये कितना आएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, बस बेसिक सा ये रिलेशन था, आपको बताना था कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी वो किस रेशियो में होगी। बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है कि कोई एक सरफेस है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स उसमें एंटर कर रही है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां से बाहर जा रही है। तो आपको बताना क्या है, उसके अंदर कुल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज इनसाइड द टोटल सरफेस विल बी, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये बताओ, जो एंटरिंग फ्लक्स है वो तो नेगेटिव है, φ1। ये कितना है? φ1 इज इक्वल टू, माइनस लिख लेते हैं इसको, 3 इंटू 10⁵ और φ2 किसके इक्वल है? ये फ्लक्स जो है वो लीविंग द सरफेस है। लीविंग द सरफेस फ्लक्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, 4 इंटू 10⁵। अब बताओ, जो नेट फ्लक्स होगा ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा, φ2 प्लस φ1। जब आप ऐड करेंगे तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट होगा, 4 माइनस 3 कितना होगा? 1 इंटू 10⁵। इतने का फ्लक्स हुआ उस सरफेस से एसोसिएटेड नेट फ्लक्स। बात क्या करनी है, हमें चार्ज बतानी है। गॉस लॉ पता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज किसके इक्वल होगा? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है? ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स एंड फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 10⁵। जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻7, है ना। इस ऑर्डर का कुछ आ जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁷। और ये एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसे देख लेना कि आपको क्या लेना है। फ्लक्स एंटर करता है तो नेगेटिव है, लीविंग पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव है, तो क्यू इन भी क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, और हमने इसको पता है कि ये एसआई सिस्टम में है, एमपीएस यूनिट में दे रखा है, तो इसमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। कुछ और यूनिट होता तो देखते ध्यान से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि एक डाइपोल गिवन है, ठीक है, और इस डाइपोल पिन से डी डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है और हमें बताना है उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो देखो, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इक्वल टू क्यू ई। पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कितना होगा, एक्सिस पे होता है 2k p/r³ और ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, p का डायरेक्शन ऐसे है, ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k p/r³। यहाँ r की जगह है d, k p/d³ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन p के ऑपोजिट होती है, मतलब ऊपर से किधर की ओर होगा, नीचे, तो ये ऊपर से नीचे की ओर, और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी ऊपर से किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर ही लगेगा। अब बताओ फोर्स की क्या वैल्यू होगी, ये होगी k p/q/d³ और नीचे की ओर है मतलब कि माइनस ऑफ वाई कैप, माइनस ऑफ वाई कैप को कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ जे कैप, इस तरीके का कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, kp/r³ माइनस ऑफ जे कैप, क्लियर हुआ, बेसिक फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई, ई रखना था हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ठीक है। और डायरेक्शन आपने कैसे डिसाइड किया, एक्सिस पर जिधर P होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे E और P आपस में ऑपोजिट होते हैं, याद रखना है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और एरिया वेक्टर दे रखा है और आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, बहुत ही आसान है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई को आई में मल्टीप्लाई, जे को जे में, के को के में, तो यहाँ जे और के तो है नहीं, केवल इसको आई से गुना कर दो। आई का कोफिशिएंट है उधर है 2 और यहाँ है πr², आंसर इज 2πr²। खास करने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही बेसा मतलब बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब सुनो, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं और आपको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखिए ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल है, इसका और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी इससे दूर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बनेगी अवे, और इसकी वजह से इधर बनेगी। मान लो इन दोनों की वैल्यूज ई और ई है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, √3 इंटू ई, दो वेक्टर्स इक्वल हैं और 60 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ ई, और ई क्या है, बिकॉज ऑफ वन चार्ज यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना होगा, k/q/r², आर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, ये a² होगा, ए उसका साइड ही है। अब इस k की वैल्यू लिख दो, k की वैल्यू कितनी है, √3q/4πε0 a², देखो ऐसा कुछ है क्या, √3q/4πε0 a², ये बेसिक सा सवाल था, ये भी आपने कर लिया। अगला प्रॉब्लम देखो, कंडक्टर है अपने पास, उसके ऊपर हमने चार्ज दिया है, अब वो चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर फैल जाता है आउटर सरफेस पे, आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। मुझे ये बताना है कि कहाँ पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। तो सिंपल सी बात ये है, आपको बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है, चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, और जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा समझिए कि सबसे जो हाईएस्ट सिग्मा या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है जहां कॉर्नर होता है, यानी कि ये पॉइंट 1 जो है, जो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलमोस्ट जीरो होगा। आप क्लासरूम में अगर पढ़े होंगे तो आपको कोरोना डिस्चार्ज नाम का एक टॉपिक बनाया गया होगा, ठीक है। तो वहां पे जहां जहां कॉर्नर होगा वहां पे सबसे ज्यादा सिग्मा होगा, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0, ये भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, अगर सिग्मा ज्यादा है तो ई भी ज्यादा होगा। पॉइंट 1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट है और सिग्मा भी क्या है, हाईएस्ट है, तो ये आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक है 4q और एक है q, और इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ l, हाँ l गिवन है, और एक थर्ड चार्ज इसको q को लाके इसके अंदर रखा जाता है, और ये मिड पॉइंट पे रखा जाता है, यानी ये डिस्टेंसेस l/2 और कितने हो जाएंगे, l/2 हो जाएंगे, यहाँ पे दिया मिडल ऑफ देम। We have to calculate the value of Q for which net force on this Q is equal to 0, है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये बताओ पहले, ये और ये आपस में रिपेल कर रहे होंगे और ये फोर्स कितना लग रहा होगा, K Q1 Q2 बाई r²। क्या करना है, इस पे नेट फोर्स 0 कराना है, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब अट्रैक्ट करने के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी आंसर आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। इसका मतलब या तो 2 सही है या तो 4 सही है, एक ही होता तो वही आंसर होता, बट अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनके इनके बीच का फोर्स क्या होगा, इनके इनके बीच का फोर्स होगा K Q Q बाई l/2 का क्या होगा, स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेट कर दो, तो ऐसे आएगा K Q Q बाई l/2 होल स्क्वायर इक्वल टू K
4q² / L²। इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद आपका आंसर आएगा Q इक्वल टू Q, है ना? तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हुए और नेगेटिव लेके आना है, तो नेगेटिव तो केवल यहीं पे है ना? ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वहां पे बोला गया है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस है Q एंड प्लेस्ड एट सेपरेशन R, और उनके बीच का कुछ फोर्स है F। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? K, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट बाई डिस्टेंस होल स्क्वायर, K Q² / R²। अब हमने क्या किया कि वन चार्ज इज इंक्रीज बाई 2 कूलम। अब आपने वन चार्ज को इंक्रीज कर दिया तो नया फोर्स कितना होगा? K, एक चार्ज तो Q ही रहा और दूसरा है Q+2 डिवाइडेड बाई R²। और अब जो ये फोर्स आ गया, ये पहले से 4 गुना आ गया, इसको हम 4F लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? और उसी Q की वैल्यू बतानी कि कितना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो जानते हो कितना आएगा, ये तो 4 आ गया, 4F/F कितना हो गया? 4। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो K/R² कैंसिल होगा, ये आएगा Q+2 Q+2 बाई यहाँ का क्या आएगा? ये आएगा Q²। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप इसे सॉल्व करिए, 8Q से एक Q कैंसिल होगा, 4Q इज इक्वल टू Q+2, या फिर 3Q इक्वल टू 2, और Q किसके इक्वल आएगा? Q आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। यूनिट क्या होगी? कूलम होगी। आप SI यूनिट में सब कुछ सॉल्व किए हो तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, देखो पहले दो चार्जेस थे QQ, R डिस्टेंस पे थे, तो KQ²/R² का फोर्स लगा। हमने एक चार्ज को 2 कूलम एक्स्ट्रा दे दिया, तो एक बचा Q और एक बचा Q+2, दोनों को सेम सेपरेशन पे रखे तो चार्ज बढ़ने से फोर्स बढ़ के 4 टाइम्स हो गया। तो हमें बताना था कि ओरिजिनल जो चार्ज था वो कितना था, हमने इन दोनों को डिवाइड किया, रेशियो से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 100 वोल्ट पर मीटर एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसकी वजह से जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 है और 20 पे निकालना है। एक बात सोचो, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, इसका टोटल चार्ज है Q, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, इसकी किसी बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये होता है KQ/R²। ठीक है, और सरफेस का कितना होता है? सरफेस का होता है KQ/ इसका अपना रेडियस होल स्क्वायर, और अंदर का कितना होता है? अंदर का होता है KQ r/R3। ये सबको पता है, इन्हीं तीनों फॉर्मूले से काम हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो 100 दिया है वो बाहर के पॉइंट का दिया है, क्योंकि रेडियस है 10 और दिया है 20 का, इसका मतलब ये दिया है के क्यू बाई स्मॉल आर की जगह 2 टाइम्स ऑफ रेडियस लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर दे रखा है 100, इसका स्क्वायर कितना दे रखा है? 100। ये r की जगह हमने 2r रख दिया क्योंकि 10 का डबल है 20। अब सोचो के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह कितना होगा? क्या ये 400 हो जाएगा? ये तो पहले वैल्यू निकल गई। अब मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर का मतलब अंदर अंदर है, 3 सेंटीमीटर मतलब इट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, मतलब ये इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा? के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, यही कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इसकी वैल्यू आपको पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ये है 400, स्मॉल आर इज 3 एंड कैपिटल आर इज 10। क्या ये कैंसिल होकर 120 आ जाएगा? 120 वोल्ट पर मीटर, यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 120 वोल्ट पर मीटर। फिर से देख लो हमने क्या किया है, मुझे बाहर का दिया था, मैंने सरफेस का निकाला यानी कि क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली और फॉर्मूले में पुट कर दिया, स्मॉल आर गिवन है, वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये होगा जो छोटा चार्ज है न्यूट्रल पॉइंट उसके पास होगा और बड़े वाले से दूर होगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, देखो √Q1 प्लस √Q2 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ये Q1 क्या है? जहां से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, Q2 दूसरा चार्ज है और D इनके बीच की डिस्टेंसेस है। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, √Q1 का मतलब √4Q, और नीचे क्या होगा? √4Q प्लस रूट ऑफ Q2 किसके इक्वल है? Q2 Q है और डिस्टेंस कितना है 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, √Q से √Q कैंसिल होगा, बाई 2 प्लस 1 इंटू क्या आएगा 2। अब ये बताओ ये किसके इक्वल होगा? 4 डिवाइड बाई 3, और SI यूनिट है, ये किसमें आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला था, आप इसको ट्राई कर लेना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो इसके आगे हम लोग को बढ़ना है प्रॉब्लम नंबर 13।
यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर बी फॉर्म अ क्लोज लूप, सही बात है। अ लाइन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम, ये बात तो सही है। देखो, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, खत्म होती है। तो ये बोला गया है कि कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये बात सही है। दूसरी कहानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेटिंग और ओरिजिनेटिंग अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक। देखो, ये भी कहानी सही है भाई। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से अगर ज्यादा चार्ज है तो फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगी, और कम चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या निकलेंगी, कम निकलेंगी। तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है। तो ये बात भी सही है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली सही है। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि दोनों ही सही है, बट ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉब्लम। इसने क्या पूछा है कि कोई एक फील्ड लाइंस दे रखी है, यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, यहाँ पास पास है, यहाँ दूर दूर है, ये है। तो हमें इंटेंसिटी बतानी है। तो देखो, ये सबसे डेंसर फील्ड है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और यहाँ कम होगी, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इंटेंसिटी दोनों की जगह सेम है। एक्स और जेड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है, और वाई की इन दोनों से क्या है, ज्यादा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है आपके पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फेयर है और उसके बगल में एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से अलग अलग जगह अलग अलग पोटेंशियल आना चाहिए था, बट ये कंडक्टर है, और कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, तो उसके हर एक पॉइंट का, चाहे वो सरफेस हो, सेंटर हो, या कोई जनरल पॉइंट हो, उन सब का पोटेंशियल बराबर होता है। जब सबका पोटेंशियल बराबर होगा तो हमें क्या पूछा है, ए और सी के पोटेंशियल। ए और सी के पोटेंशियल हमेशा क्या होंगे, बराबर ही होंगे, कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं थी। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एक चार्ज क्यू है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस ए, इसे समझते हैं ऐसे, इस तरीके से, और इसके ऊपर चार्ज क्यू फैला हुआ है, और इसकी अपनी रेडियस है ए, और चार्ज क्यू है। इसके सेंटर का हमें बताना है पोटेंशियल। पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला सेंटर पे किसके इक्वल होगा, ए क्यू बाई आर, बस इतना ही होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो सिंपल पॉइंट चार्ज के जैसा ही फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि सर हाफ है तो Q/2 कर देंगे, नहीं। हाफ का टोटल चार्ज दिया है। अगर बड़ा वाला पूरा स्फीयर, पूरा कंप्लीट स्फीयर होता, सॉरी पूरा कंप्लीट रिंग होता, तो भी आंसर यही होता। स्केलर क्वांटिटी है, तो ये केवल मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए। आपसे एक और प्रॉब्लम दे रखा है, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है, और मुझे एट x इक्वल टू 23 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dv बाई dx, यानी नेगेटिव ऑफ स्लोप। Vx ग्राफ का हमें क्या निकालना होता है, स्लोप। तो आप बताओ स्लोप निकालना है 23 पे, 23 मतलब 20 और 30 के बीच का जो रीजन है, यहाँ का स्लोप निकालना है। पहले तो ये डिसाइड करो, ये स्लोप नेगेटिव है, स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप है, और ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव है, ये नहीं होगा, ये नेगेटिव है, ये नहीं होगा, और स्लोप कुछ ना कुछ है, तो जीरो भी नहीं होगा, तो आंसर तो यही आना चाहिए। क्लियर? अभी तो ऑप्शन से हमने सेलेक्ट कर दिया। चलो वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बताओ पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ है, 10 से 0, तो पोटेंशियल का ड्रॉप है 10, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस है 20 टू 30, 20 टू 30 में कितना होता है, 10, 10/10 कितना है, 1 वोल्ट पर मीटर। बस यही करना था, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है आपसे, एक कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है किसी रीजन का, को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम फ्लक्स के बारे में, चार्ज के बारे में नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ dv बाई dx, और ये आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ 4 वोल्ट पर मीटर। और इसको देख करके प्लस माइनस मत देखो, ये देखो कि क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ये 4 है, ये कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। अब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक क्लोज क्लोज शेप रख दो, चाहे वो क्यूब है या फिर कुछ भी है, अगर वो क्लोज है और ये कांस्टेंट है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस क्यूब से जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करेंगी उतनी ही एग्जिट करेंगी, है ना। ओके, और इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड है नहीं, तो इस केस में
हमारा फुल फ्लक्स इससे एसोसिएटेड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और आपसे पूछा क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज, जब फ्लक्स जीरो है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज भी क्या होगा, जीरो ही होगा। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, हमको एक चार्ज का सिस्टम गिवन है ना? और इस सिस्टम पे हमें बताना है कि पूरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसके लिए इस क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए। बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो क्या करेंगे। आप पहले इस सिस्टम की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी लिखो। पोटेंशियल ये सिस्टम की क्या होगी, पहले तो इसका इसका आपस में लिखो, के क्यू वन क्यू टू बाई ए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा के क्यू टू क्यू, के क्यू टू क्यू डिवाइड बाई क्या होगा ए, इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखो इसका इसका मिला के लिखेंगे क्या होगा, प्लस, तो प्लस करेंगे तो बेसिकली माइनस होगा, के क्यू टू क्यू डिवाइड बाई सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये आ गया। एक पेयर और बचेगा, इसका और इसका, है ना, टोटल तीन चार्जेस है, तीन पेयर बनेंगे। इसका इसका कितना बचेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू बाई ए। क्या इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब ये जीरो होगा तो पहले इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आ रहा है, यहाँ से के बाई ए कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ये होगा टू क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू क्यू माइनस ऑफ क्यू क्यू इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, थ्री क्यू क्यू, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल होगा, क्यू इक्वल टू किसके इक्वल होगा, टू क्यू बाई थ्री। यही हम लोग को फाइंड आउट करना था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू थर्ड ऑफ स्मॉल क्यू इनका चार्ज था, और मुझे कैपिटल क्यू की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, यही था ना, हाँ, कैपिटल क्यू की वैल्यू बतानी थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, इसका रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। स्फीयर याद रखना, ये कैसा है, मेटल का स्फीयर, कंडक्टिंग है। दूसरी कहानी, पोटेंशियल सरफेस का दे रखा है, पोटेंशियल ऑफ सेंटर निकालना है। देखो सरफेस का पोटेंशियल दिया है, सेंटर का पूछा है, कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सरफेस का है वही सेंटर का है, और आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है कि हमारे पास कुछ चार्जेस दे रखे हैं और पोटेंशियल बताना है इस सेंटर का, इस कॉर्नर के इस पूरे स्क्वायर के सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा। देखो पहले इसका साइड पहचानो, ये कितना है, ये 10√2 है, ये भी 10√2 होगा, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये तो 20 हो गया ना, 10√2 यानी 20, 20 का आधा ये मिलेगा हमको 10, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब ये 10 मिल गया डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिख लो 10 सेंटीमीटर। टोटल चार्ज कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये रहने देते हैं। टोटल चार्ज ये 2 3 और 4, टोटल 4 चार्जेज हैं। टोटल चार्ज बताओ कितना है, क्यू टोटल -20 +10 +10 +5, ये आएगा 5 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल निकालना है, के क्यू टोटल बाई उन सब की डिस्टेंसेस, आर, बस खत्म हुआ। ये किसके इक्वल होता है, 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू कितना है, क्यू 5 माइक्रोकूलम है, तो क्या हम इसे 5 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, और अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है अभी अभी निकाला आपने 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। क्लियर है, 10 इंटू 10⁻²। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और इसे सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल आएगा, ये 2, ये आएगा 4.5 इंटू 10⁹9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻², ये आएगा 4.5 इंटू 10⁻, ये कितना आ रहा है, -4, यानी कि ये 5 आ रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 इंटू 10⁻⁴, ये सेकंड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, 22। देखो इसमें क्या पूछा है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये बात तो सही है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जब हम चार्ज को लेके जाते हैं तो वर्क डन कैसे डिफाइंड होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बराबर। और जब हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। तो चार्ज इंटू जीरो, ये तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बताई गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी सही है।
और एक बात होता है, यही पेरेंट कॉज है जिसकी वजह से ये वर्क डन 0 होता है। ये तो एक फॉर्मूला है। एक्चुअल में बताते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ऐसे। और अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, और जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना भी करते रह जाएं, वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 रहेगा। तो पेरेंट कॉज ऑफ द 0 वर्क डन इज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा गया, एक डाइपोल है, उसको हमने रख दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब 0 डिग्री पे, है ना, स्टार्टिंग में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है। अब हमने उसको यहाँ से थीटा घुमाया तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस ऑफ पी डॉट ई, या फिर इसी को बोलते हैं माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा। पीई कॉस थीटा, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ये फाइनल आंसर है, आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। कुछ आइडेंटिकल चार्जेज हैं माइनस क्यू, उसको क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया है, और एक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है पूरे सिस्टम की, नहीं एक सिंगल चार्ज की, विच इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। तुम एक बात सोचो, एक क्यूब है, उसके हर एक कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो टोटल कितने नेगेटिव चार्ज रखे गए हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 चार्जेज रखे हुए होंगे, है ना। अब एक पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर पे रखा गया है। पहले तो ये पता करो कि जो सेंटर पे चार्ज रखा गया है उसकी उस कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस है। तो किसी मतलब क्यूब जिसका साइड आपको दे रखा है, साइड कितना दे रखा है? साइड है, हाँ साइड बी दे रखा है। तो साइड अगर बी है तो इसका बॉडी डायगोनल होगा √3b, और इसकी सेंटर से एज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इसका आधा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √3 होगा, और उसका हाफ होगा ये वाली डिस्टेंस। क्लियर? तो ये होगा √3b/2, ये डिस्टेंस मिल गया। अब हम एक का पोटेंशियल लिखेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू P, P मीन्स 1/4πε0 Q1 Q2, पहला चार्ज है Q, और दूसरा चार्ज जो जिसकी वजह से हम निकाल रहे हैं वो है माइनस Q, K माइनस Q बाई R। R कितना है? √3b/2 इंटू, ये एक चार्ज की वजह से, किसी एक की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई है। ऐसे कितने हैं? ऐसे टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक काम करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। जब आप ऐसा करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा -4q² बाई πε0b, और यहाँ पे एक √3 आ जाएगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो -4q √3πε0b, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है जो किसी रिंग पे फैला हुआ है ऐसे, और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है आपको, 4 कूलम पर मीटर दिया है, और यहाँ का पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल कैसे निकालते हो आप खुद बताओ। पोटेंशियल होता है Q/R, बस इतना ही है, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। के किसके इक्वल है? के इज 1/4πε0 इंटू, ये चार्ज क्यू कैसे निकालें? चार्ज क्यू आप निकालोगे लैम्डा इंटू इसकी इतनी लेंथ। तो क्यू कैसे निकालें ये बताइए? लैम्डा इंटू टोटल पेरीमीटर कितना होता है? टोटल पेरीमीटर होता है 2πr, लेकिन ये तो 60 डिग्री है, इसका मतलब ये 1/6 पार्ट ऑफ ओवरऑल सर्कल है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, ये कैंसिल होके πr λ/3, इसको लाके यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा लैम्डा πr/3, और इसके नीचे एक r तो पहले से था, अब r से r, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा λ/12ε0। ये है आपका फॉर्मूला। अब एक काम करिए, इस लैम्डा की वैल्यू रख दीजिएगा 4, और 1/ε0 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? देखो बताता हूँ मैं, लैम्डा 4 है, ये 12 है, और 1/ε0 की वैल्यू 1/4πε0 कितना होता है? 9 इंटू 10⁹, तो ये हो जाएगा 1/ε0, उसको 4 पाई से गुना कर दो, क्या ये 36 पाई इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 9। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 आएगा, 4 3 12, 12 इंटू 10, 12 पाई इंटू 10 की पावर 9 आएगा। 12 पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 है, उसे सॉल्व करना, और 12 इंटू 3.14,
4.8 तो नहीं आएगा, 3.8 ही आएगा और 10 की पावर 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर होना चाहिए। एक बार आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? देखो, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी, और हमें इनका पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा है, वीबी माइनस वीए और वीबी माइनस वीसी। ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ये तो होता है ई इंटू डी, बट डी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ये आप जानते हो। तो जब तुम बी से सी जाते हो तो आपको 2 मीटर चलना पड़ता है। बी से सी जाने में कितना चलना पड़ता है? 2 मीटर। और बी से ए जाने में कितना चलना पड़ता है? बी से ए जाने के लिए केवल केवल 1 मीटर ही तो चलना पड़ेगा। आप ये डिस्टेंस मत ले लेना। डिस्टेंस हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपकी ये डिस्टेंस 1 है तो ये 2 है, तो रेशियो भी किसके इक्वल होगा? 1:2 के इक्वल होगा। बस कुछ खास करने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बस देखो, कुछ स्फीयर हैं, बहुत सारे चार्ज स्फीयर हैं, उन दोनों को मिलाते हैं। आप पढ़े होंगे चार्जेस का कोलिजन, जब चार्ज बहुत सारे चार्ज होते हैं और कोली जो कि एक सिंगल चार्ज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसमें कैपेसिटेंस वेरी करता है, पोटेंशियल वेरी करता है, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करता है, ये सब कुछ वेरी करता है, इवन रेडियस भी वेरी करता है। वॉल्यूम सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, कैपेसिटेंस सेम नहीं रहेगा, एनर्जी सेम नहीं रहेगी, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहता है। कैपेसिटेंस आपको भी पता है, बड़े का कैपेसिटेंस 10⁻⅓, छोटे का कैपेसिटेंस। एनर्जी कितनी होती है? 10⁵/3। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? V इक्वल टू 10⁻²/3 इंटू सिंगल पोटेंशियल, और ये सिंगल पोटेंशियल है। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। सब कुछ वेरी करता है, बस चार्ज और वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डजंट चेंज, तो उसमें चार्ज होगा। यहाँ के लिए तो यही सही है, ठीक है? चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, और आपसे पूछा गया है कि एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक करके बताते हैं। नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट अ पॉइंट, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। ये बात तो सही है। कैसे भाई? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तुम ऐसे समझो कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी नहीं ले लो, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पे जिसके बारे में बात करते हैं। इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी होगा, और इसकी वजह से भी होगा, और ये तीनों जुड़ेंगे। पोटेंशियल कम तभी होता है जब चार्ज नेगेटिव होता है। यहाँ चार्ज तो पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल ऐड ही होगा, और जब पोटेंशियल ऐड होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, जीरो नहीं होगा। आप किसी पॉजिटिव चार्ज का ग्रुप लेते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल कैन नेवर बी नेगेटिव, सॉरी कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव नहीं होगा तो जीरो भी नहीं होगा। ये बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, हाँ ये हो सकती है, रीजन बीइंग कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है, तीन के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है, चार के लिए होता है, तो हर एक के लिए पॉसिबिलिटी है। एक सिंगल रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बट मल्टीपल चार्जेस है तो उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। तो यहाँ पे पहला ही आंसर करेक्ट है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटेंस है C1। C1 की वैल्यू लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो हमने इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंज किए हैं? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू 1/3। अब जो नया कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस को 1/3 कर दिया, तो जहां D है वहां D/3 लिख दो। और एरिया कितना कितना कर दिया गया, ये देखो। एरिया को हमने प्लेट एरिया इज डबल, जहां A था उसकी जगह 2A कर दो। इसको सॉल्व करो, ये 3 ऊपर जाएगा, ये आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये बताओ, ये तो पुराना वाला C है, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा। पहले C था, अब ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ C1। बेसिक फॉर्मूला था, कुछ खास करने की जरूरत आपको नहीं थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का, और इसको 9 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया। उसके बाद क्या किया गया? इसको रिमूव कर दिया गया और एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया, जो C2 है 20 से। आपको बताना है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। एक काम करो, जब भी हम दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके एक कॉमन पोटेंशियल तक जाएंगे, तभी उनके ऊपर चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एक फॉर्मूला है अपने पास कॉमन पोटेंशियल का। बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस क्या होता है? C2। अब बताओ C1 कितना है? पहले वो था 10, पोटेंशियल कितना कितना चार्ज किया उसको? 9 वोल्ट की बैटरी से, प्लस
दूसरे वाले को चार्ज ही नहीं किया तो वो तो 0 हो गया। C1 प्लस C2 10 प्लस 20 ये 30 है। तो अब बताओ ये कितना होगा? ये 90/30 ये कितना वोल्ट आया? 3 वोल्ट। यानी जब दोनों को मिलाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों के ऊपर 3 वोल्ट चार्ज होगा, C1 पर भी और C2 पे भी। लेकिन हमें तो चार्ज बताना था C2 पर, तो Q2 इक्वल टू क्या होगा? C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। अब C2 की वैल्यू कितनी है? C2 इज 20 माइक्रो कूलम एंड पोटेंशियल इज 3। तो ये बताओ ये कितना होगा? 60 माइक्रो कूलम। माइक्रो फैरेड इंटू वोल्ट ये क्या हो जाएगा? माइक्रो कूलम। यही आपका आंसर हो जाएगा। 60 माइक्रो कूलम यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, इसे हम 6 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम लिख सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक कैपेसिटर है, वो 2 माइक्रोफैरेड का है और ये मैक्सिमम 400 तक का पोटेंशियल अपने अंदर एक्वायर कर सकता है। मतलब इतना बिना ब्रेकेज के रह सकता है उसके अंदर पोटेंशियल। और बट हमें इसको कनेक्ट करना है 1000 वोल्ट से और एक उसका कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड होनी चाहिए। तो बताओ हम क्या करें? तो देखो ऐसे समझिए, पहले हमें पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक कैपेसिटर है जो 400 लेगा, अगर हम 2 बना देते हैं, एक बात बताइए इन दोनों को अगर हम 1000 से कनेक्ट करेंगे तो इसको 500 में मिलेगा, इसको 500 मिलेगा, तो ये दोनों ही जल जाएंगे, ये तो बेकार हो गया। हमें इनको बचाना है, तो हम एक और कैपेसिटर लगाते हैं। अब बताओ कम से कम लगाना है, ये नहीं कि कितना भी लगा दें, मिनिमम पूछा है आपसे। तो आपने 3 लगाए, तो 3 लगाए और आपने इसको 1000 पोटेंशियल दिया, तो कितना हुआ? 333 333 यही आएगा। और हम ये मैक्सिमम 400 तक ले सकता है, इसका मतलब 333 कम है, अब ये कैपेसिटर बच गया। क्लियर? अब ऐसा तो हो गया, बट इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये 2 था, 2 था, 2 था, इसकी कैपेसिटी हो गई 2/3। लेकिन हमें तो 2 करना है, तो इसका मतलब इसको कैपेसिटी अब बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है, पैरेलल में लगाएंगे। तो इसको पहले हमने पैरेलल में किया एक, और एक और पैरेलल में करेंगे तो जाके 2/3 2/3 2/3 टोटल कितना बना? 2 बना। यानी कि हमें एक रो में 3 कैपेसिटर, ताकि वो पोटेंशियल को झेल पाए, और कैपेसिटी बनाने के लिए ऐसे 3 और बनाने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे? 333। ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसका कांस्टेंट क्या है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज एयर कैपेसिटर हैविंग एनर्जी यू नॉट। तो चार्ज आइसोलेटेड है तो उसका चार्ज सेम रहेगा। चार्ज के फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब जब तुम इसको इंट्रोड्यूस करोगे एक डाइलेक्ट्रिक, तो उसका कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 2, और सी जो होता है वो केसी टाइम हो जाता है। ठीक है। क्यू सेम रहेगा, आइसोलेटेड है तो। अगर बैटरी कनेक्टेड होता तो पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल बी। अब बताओ एनर्जी बढ़ी या कम हो गई? ये तो कम हो गई ना, पहले ज्यादा थी, के गुना कम हो गई। एनर्जी कम होने से मतलब है कितना कम हुआ? एनर्जी का चेंज है यू नॉट माइनस यू डैश। यू नॉट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या ये यू नॉट बाई के है? तो ये है यू नॉट माइनस यू नॉट बाई के। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यू नॉट 1 - 1 बाई के। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एनर्जी डिक्रीज होगी और कितना हो जाएगी? यू नॉट 1 - 1 बाई के का इतना डिक्रीज हो जाएगा, और फाइनल आंसर होगा यू नॉट बाई के। पूछता है कि कितना होता तो यू नॉट बाई के, कितना डिक्रीज हुआ? यू नॉट 1 - 1 बाई के डिक्रीज हुआ। ठीक है? चलो अब ये प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक पीपीसी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज एंड चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्टेड। पहले चार्ज किया और उसको हटा दिया। इफ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज मूव्ड फर्दर अपार्ट बाय इंसुलेटिंग हैंडल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी बहुत सारी चीजें करेक्ट होंगी, कोई एक इनकरेक्ट होगा। पहले तुम ऐसे समझो, एक कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज कर दिया। ठीक है। अब चार्ज इसके ऊपर आ गया। जब चार्ज आ गया तो बैटरी को हटा दिया। बैटरी को हटाने का मतलब है कि जो चार्ज दिया है वो उतना ही रहेगा। बैटरी है तो चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल बदलेगा। अब जानते हो क्या होगा? अब इसके बीच की सेपरेशन को आपने बढ़ा दी। पहले डी था, अब उस डी से उसको ज्यादा बढ़ा दिया। बट यहाँ पे चार्ज तो उतना ही रहने वाला है ना, ये चार्ज तो चेंज होगा नहीं। अब चार्ज चेंज नहीं होगा तो इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज और सिग्मा पे डिपेंड करता है। तो ये उतना ही रहेगा। तो अब बताओ क्या क्या होगा? सब लास्ट में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेज, ये बात गलत है। ये नहीं डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, सेम चार्ज सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये गलत है, और आपसे पूछा है कौन सा नहीं चेंज होगा। हाँ, नहीं करेक्ट है, तो नहीं करेक्ट है मतलब यही नहीं करेक्ट है, बाकी लोग करेक्ट है। कैसे?
कैपेसिटेंस चेंज होगा भाई, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटी कम होगी, ये बात सही है, क्लियर है। तो हमें नॉट करेक्ट बताना है, गलत ये था तो हम लगाएंगे इसी को। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी ये भी चेंज होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है कि डिक्रीज होगा, तो ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए ये सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, चार्ज कर दिया गया 60 वोल्ट की बैटरी से, फिर उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है और किसी और बैटरी से किसी और अनचार्ज कैपेसिटर से चार्ज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी, बताते हैं। इक्विलिब्रियम में दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, उसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। पूछो आप किसी का, निकालेंगे हम कॉमन। कॉमन पोटेंशियल का सीधा सीधा फॉर्मूला बताओ, C1V1 प्लस C2V2 बाई नीचे क्या होता है, टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। C1 कितना है 2, V1 कितना है 60, C2 है 1, इसको तो चार्ज किया नहीं, इसका पोटेंशियल है 0, और नीचे टोटल कैपेसिटी कितनी है 2 प्लस 1 3। अब ये बताओ ये कितना होगा 120/3, आंसर किसके इक्वल आएगा, ये है 40 वोल्ट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो पोटेंशियल वर्सेस चार्ज का ग्राफ है, इसकी एरिया अगर निकालेंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये क्या पूछा है हमसे, एरिया क्या होगा, तो ये बताओ बेस तो चार्ज है और हाइट इसकी क्या है, पोटेंशियल है, हाफ चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो चार्ज को तुम लिख दो सीवी, क्यू इक्वल टू क्या होता है सीवी, क्योंकि सारी बातें कैपेसिटर के बारे में भी दी हुई है। तो अगर आप सीवी लिखते हैं तो ये हो जाएगा CV² बाई 2। ये पहचानते हैं, ये कौन होता है, ये तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। यानी क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बता रहा है, एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, एनर्जी स्टोर बाई कैपेसिटर, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अगला जो प्रॉब्लम है, कुछ चार्जेस दे रखे हैं और आपको इस सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानो कि ये जीरो होगा या नहीं होगा। जीरो होने के लिए सिमेट्री होनी चाहिए। ये बताओ इस पॉजिटिव चार्ज, किसी एक चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई मान लेता हूँ, ठीक है, क्यू की वजह से ई, तो एक क्यू की वजह से यहाँ पे ई इससे दूर और ई से इधर की ओर एक ई, तो ये ई और ई कितना होगा, ये तो 2e हो गया। कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज से दूर और एक नेगेटिव की ओर, टोटल ई प्लस ई कितना हो गया 2e। फिर उसके बाद पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की ओर, ये भी कितना होगा, ये भी 2e होगा। ठीक है, अब बताओ 2q की वजह से दूर जाएगा 2e, और माइनस 2q से इधर आएगा तो ये 4e हो जाएगा, तो ये तो 4e हो गया। अब सुनिए, पहले इनका इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। इनका इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 2e और 2e का रिजल्टेंट, ये टोटल 120 डिग्री है, तो 120 पे दो बराबर वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट वही आ जाता है, तो 2e का 2 ही आ गया। तो 2e और प्लस एक कितना है 4e, ये किसके इक्वल है, ये तो 6e के इक्वल है ना। तो e किसके इक्वल है, e है k Q1 के क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर किसके इक्वल है एल स्क्वायर। तो पहले तो आप 6 लिखो, यहाँ पे 2 है 4 है ये 6 है, ये सही है, और डायरेक्शन देख लेते हैं ओ से डी की ओर अलोंग ओडी, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, ये बस बेसिक सी बातें थी, ये इसको करके आंसर निकाल सकते थे आप। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है, आपको फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। देखो फ्लक्स क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q अंदर का होना चाहिए। चलो तो ये S1 के बारे में बात करते हैं। पहले बताओ ये S1 के अंदर कितना चार्ज है, प्लस 3Q माइनस Q, टोटल है 2Q, तो S1 की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही S2 का निकाल लो, S2 के अंदर कितना चार्ज है 2Q और माइनस Q, कुल मिला के Q हो जाएगा, तो ये बनेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और S3 के अंदर कितना चार्ज है, S3 के अंदर चार्ज है केवल 3Q, तो ये 3Q बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको मिला लो कौन सा आंसर सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज पार्टिकल ऑफ -4 कूलम इज इन एक्सटर्नल फील्ड इज 40 न्यूटन टुवर्ड साउथ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है, फोर्स बाई चार्ज, और फोर्स की वैल्यू कितनी है 40, चार्ज की वैल्यू कितनी है 4, ये तो आएगा 10 न्यूटन पर कूलम, है ना, 10 न्यूटन पर कूलम दोनों आंसर में है। अब प्रॉब्लम क्या, डायरेक्शन बतानी है। एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होती है, और नेगेटिव चार्ज पे जिधर फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टा लगता है, तो ये चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का
फील्ड उसमें फोर्स किधर लगा है, साउथ, फील्ड किधर की ओर होगा, नॉर्थ की ओर होगा और आंसर 10 होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चार्ज पेंडुलम का प्रॉब्लम है। ये बोला है कि एंगल दोनों का अलग अलग है। भाई एंगल तभी अलग अलग होता है जब दोनों के मासेस अलग अलग होते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है, आपको पढ़ा है, एफ ई बाई एम जी। चार्जेस भले ही अलग अलग होते हैं, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है, टेन थीटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम होता है। यहाँ पे बोला गया कि अल्फा ज्यादा है बीटा से। इस फिगर में ऐसा बोला गया कि अल्फा ज्यादा है बीटा से। अल्फा के कोरिस्पॉन्डिंग जो मास है M1, ये कम होना चाहिए, और M2 क्या होना चाहिए, ज्यादा। बस ये हम कंक्लूजन बता सकते हैं। Q1 Q2 के बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते यहाँ से देख करके। तो M2 बड़ा है M1 से, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। Q1 Q2 के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो बराबर भी हो सकते हैं, Q1 बड़ा भी हो सकता है, Q2 भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मासेस के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा केवल किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। अगले प्रॉब्लम में, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। देखिए, एक रिंग है रेडियस आर का, और किसी डिस्टेंस पर आपको, सेंटर से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी, 3/2। बस ये तो खत्म हो गया। के क्यू एक्स कितना है, एक्स इज √3r बाई आर स्क्वायर प्लस √3r का होल स्क्वायर होगा 3r स्क्वायर, और इसकी पावर होगी 3/2। ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 पावर 3/2, 4 का 1/2 आएगा 2, और 2 का क्यूब आता है 8। आंसर किसके इक्वल होगा, √3 के क्यू/8r स्क्वायर। है ना, कोई आंसर है आपके पास, √3 के क्यू/8r स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पूछा गया है। एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, कुछ चार्जेज रखे गए हैं, और उन चार्जेज की वजह से सेंटर पर पूछा गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी। ये तभी पॉसिबल है जब सारे चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो और उनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट सब क्या हो जाए, ऐड कैंसिल हो जाए। अब देखो, इस क्यू की वजह से इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से इसका जीरो, इसकी वजह से इसका जीरो, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। ये तो सही आंसर है। ये मतलब यहाँ पे जीरो होगा, और पूछा है नॉट जीरो पूछा है, तो ये तो गलत है। इसका जीरो हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझो, इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रही, तो आप ऐसे देखिए, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये तीन मिलकर के, तीनों पॉजिटिव है, तीनों 120 डिग्री पे है, तो एक सिमेट्रिक फिगर बनाएंगे। इनकी वजह से यहाँ पे जीरो होगा, और इस तीनों की वजह से जीरो होता अगर ये माइनस क्यू होता। मतलब ये अगर माइनस क्यू हो जाता तो जीरो हो जाता, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है। ये सही आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरी कहानी, इसमें ध्यान से देखो, ये क्यू, ये क्यू, ये तो आमने सामने जीरो हो गए। माइनस क्यू जीरो हो गया, माइनस क्यू जीरो हो गया, ये तो जीरो है। यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो नहीं हुआ, नहीं पूछा था, ये आंसर है। एक पॉसिबिलिटी और है, ये देखो, 2q 2q 2q, ये तीनों सिमेट्रिक है, इसकी वजह से जीरो होगा। क्यू क्यू, और यहाँ पे क्यू होता तो जीरो हो जाता है यहाँ पे। ये प्लस क्यू नहीं है, ये माइनस क्यू है, मतलब यहाँ का जीरो नहीं है। ये इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और यहाँ पे भी जीरो नहीं है, इसके तो दोनों सही है। क्लियर हुआ, यहाँ पे दोनों में सिमेट्रिसिटी मेंटेन नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है कि एक कोई चार्ज दिया हुआ है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सेंटर का पोटेंशियल बताना, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना है। देखो, आपको टोटल चार्ज बस बताना है, टोटल चार्ज कितना है, तुम ये देख बताओ, Q प्लस 3Q और -2Q, ये किसके इक्वल आएगा, 3 + 1 4 -2 कितना आएगा, ये 2Q आएगा। अब बताओ पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, के का मतलब है 1/4πε0, टोटल चार्ज इज 2Q/r, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा Q/2πε0r, ये आपका फाइनल आंसर है। Q/2πε0r, ये बन जाएगा पहला आंसर। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, सीधे KQ/r लगाना है। Q है टोटल चार्ज, Q क्या है, टोटल चार्ज। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक कोई इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको गिवन है किसी साइड में। अब आपको कितना दूर चलना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो। देखो, पहले तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसकी वजह से, ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा V/डेल्टा T, और मुझे ये डिस्टेंस पूछा है।
डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी बाई सिग्मा, बस यही निकालना था। 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, -12 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट ऑन चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है? 0.4 माइक्रो कूलम था 10 की पावर -6, ये है। और ये आंसर किस में आएगा? ये आएगा मीटर में। अब इसको सॉल्व कर लेना, सारे ऑप्शन एमएम में है, देख लेना क्या होगा। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया है, एक 2q है, एक -q है। किसी और चार्ज को 2q -q placed at point A and B at distance in C is the midpoint of between. Work done in moving a charge -q along path CED. देखो, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है कहाँ था और कहाँ गया। आप एक काम करिए, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल बस निकाल लीजिए और हम वर्क डन निकालेंगे चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस से। तो सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ सी निकालो। पोटेंशियल ऑफ सी इस 2q की वजह से कितना होगा? k इंटू 2q बाई इसके इसके बीच के डिस्टेंस ये कितना है? ये टोटल 2l था, ये मिड पॉइंट है, ये कितना होगा? l। और इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा? ये नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, माइनस के क्यू बाई एल। ये बन जाएगा के क्यू बाई एल, ये बन गया। ठीक, सी पॉइंट का पोटेंशियल। ऐसे ही मुझे डी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। डी पॉइंट का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज पहले लिखो, के इंटू 2q बाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ए, तो ये कितना आएगा? ये 3l आ जाएगा। और फिर माइनस के क्यू, माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि चार्ज नेगेटिव है, अपॉन यहां से इसकी डिस्टेंस, ये तो l है ना, ये l है, 2/3 -1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/3 माइनस के क्यू बाई 3l। ये आपका डी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब हम उसको सी से डी लेके गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ डी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। अब ये बताओ ये किसके इक्वल है? ये पोटेंशियल ऑफ डी है माइनस ऑफ के क्यू बाई 3l, ये तो ऑलरेडी माइनस था, और माइनस ऑफ क्या लिखोगे? के क्यू बाई एल। ये दोनों माइनस माइनस ऐड होके 1 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस ऑफ 4k³/3l। अब बताओ वर्क डन किसके इक्वल होगा? चार्ज माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ये बताओ, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्यू इंटू 4k³/3l, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से देख लेना कौन सा आंसर है। पहले तो प्लस है, इस क्यू के की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ओरिजिन का पोटेंशियल है V नॉट और किसी पॉइंट x इक्वल टू 2 मीटर का पोटेंशियल है E। अब आपको बताना है VA माइनस VO, VA माइनस VO। देखो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक तरीका है, E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dV बाई डी आर। E इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ dV बाई डी आर, यहाँ dV बाई dx लिख दो। अब सोचो, ये माइनस ऑफ dV किसके इक्वल होगा? ये होगा E इंटू डी एक्स, और इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है? ये है 30x² dx। वो भी ओरिजिन से आप कहाँ जा रहे हो? जीरो से जा रहे हो 2 मीटर तक, 0 से 2 मीटर। और जीरो का पोटेंशियल कितना है? जीरो का पोटेंशियल है VO और इसका पोटेंशियल है VA। ये बताओ, ये आ जाएगा माइनस ऑफ VA माइनस VO, और ये किसके इक्वल होगा? 30, और ये x² का हो जाएगा x³/3, और वो भी कहां से कहां तक? 0 to 2। ये कैंसिल होकर 10 आएगा, 2 का क्यूब 8, क्या ये 80 आएगा? ये माइनस ऑफ VA माइनस VO है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया VA माइनस VO, क्या ये माइनस ऑफ 80 वोल्ट होगा? ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ 80 वोल्ट। ये बेसिक सा प्रॉब्लम था, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं S1 S2, दोनों की रेडियाई गिवन है R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 दे रखा है दोनों के सरफेस पे। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके इक्वल होगा? ये होगा k(q1/r1)², और जब हम E2 की बात करेंगे तो ये है k(q2) क्या होगा? r2²। और इन दोनों का वो रेशियो दे रखा है E1/E2 R1/R2 है। पहले इन दोनों को डिवाइड करो, E1/A2 ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा Q1/Q2 इंटू
R2/R1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। R2/R1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये किसके इक्वल है, ये है R1/R2 के इक्वल है। तो यहां से आप एक काम कर सकते हैं, इसको इधर लेके जाओ और चार्जेस के रेशियो निकाल लो Q1/Q2, और ये आएगा R1/R2 का क्यूब। किसके इक्वल आएगा, R1/R2 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इनके पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। तो ये बताओ, पोटेंशियल ऑफ 1 बाई पोटेंशियल ऑफ 2, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ये होता है KQ/R, KQ1/R1, KQ1/R1 इंटू KQ2/R2। R2 ऊपर चला जाएगा, K से K कैंसिल होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1/Q2 इंटू क्या होगा, R2/R1। Q1/Q2 किसके इक्वल है, ये है R1/R2 का होल क्यूब इंटू R2 क्या होगा, R1। इससे एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। इसके इक्वल होगा ये R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। देखो पोटेंशियल गिवन है और आपको चार्ज डेंसिटी पूछा गया है, खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। और हमें दो ही चीज याद है, या तो चार्ज डेंसिटी दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पोटेंशियल इस तरीके का तो मैंने आपको कहीं पढ़ाया नहीं है, तो आप एक काम करो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ dV/dr। ये किसके इक्वल है, ये है माइनस ऑफ dV/dr, करोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 4AR, b का तो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। ये सोचो कि ऐसा कहाँ पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये केवल एक जगह पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होता है ऐसे नॉन कंडक्टिंग, और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होते हैं, याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू या तो के क्यू आर बाई आर क्यूब होता है, और इसी को रो के टर्म में लिख लेते हैं तो रो आर बाई क्या होता है, 3 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों बातें तो एक ही है, तो ये वैसा ही है। तो इसका मतलब है कि इसको हम रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर दें तो मुझे रो मिल जाएगा। आर आर से आर कैंसिल हो जाएगा और रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 12A एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा आपके लिए चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। मतलब चार्ज डेंसिटी आपको प्रेडिक्ट करना है कि एग्जैक्टली क्या हो सकता था, तो अभी के लिए तो यही हो सकता था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा, जो आपके सिलेबस का होगा वही टर्म आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक कोई अरेंजमेंट गिवन है आपको। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में हमसे पूछा गया है कि जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है ये वाला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है बिटवीन ए एंड बी। क्या पूछा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर चार्ज स्टोर इन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर ऑन अप्लाइंग द, अच्छा हाँ, ए बी के बीच में 60 वोल्ट लगा रहे हैं, तो इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पहले तुम ये पहचानो, ये 6/8 और ये 1 और 2 में, ये 1 और 2 पैरेलल में है, ध्यान से देखना, ये 3 बन जाएंगे। इसको तुम ऐसे बना लो, यहाँ पे एक 3 का कैपेसिटर है ऐसे, ये 3 है, और ये कौन है, ये है 4। ये 3 है, ये 4 है, और बीच में एक डायगोनल रजिस्टर है 3 का, और इधर है 8, और इधर कौन है, ये 6 है। ये 6 है, ये 8 है, और यहाँ पे आउटपुट है, और ये रहा। तो ये बताओ 3/4 और 6/3 ये तो बराबर है, ये बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है। ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, 6/3 और 4/8, यही बच रहा है। अब सुनो, ये दोनों पैरेलल में है, मुझे सी इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट। ये बताओ, ये 3 है और ये कौन है, ये 6 है। तो जो 3 है और 6 है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, टोटल है 60। टोटल कितना है, 60। और ये बताइए Q इक्वल टू CV जानते हैं, सीरीज में Q सेम होता है, तो जिसका Q सेम है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा, उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो ये बताओ, इसका कैपेसिटी कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऐसा कम होगा, रेशियो 2:1 का होगा, तो इसे मिलेगा 40 वोल्ट और इसे क्या मिलेगा, 20 वोल्ट। अगर आप सॉल्व करें तो यही होगा, है ना। ये 40 वोल्ट है और ये क्या है, 20 वोल्ट है। तो मुझे ये पता चल गया कि जो 3 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, जिसको हमने 1 और 2 को सॉल्व किया है, उसका पोटेंशियल आया 40। कितना आया, 40। अब बताओ, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का पोटेंशियल बराबर होंगे, और वही पोटेंशियल इक्विवेलेंट का होता है, तो इक्विवेलेंट का पता है 40, तो यानी कि 1 माइक्रोफैरेड पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, और इस 2 का भी क्या है, 40 है। और जब 2 का मुझे 40 मिल गया,
तो हमसे क्या पूछा था, चार्ज, चार्ज किसके इक्वल होता है, C इंटू हीट, C है T, पोटेंशियल डिफरेंस है 40, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 80 माइक्रोकूल। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला प्रॉब्लम क्या है कि एक कैपेसिटर है C का, और उसके उसका उसके अंदर एनर्जी स्टोर है U। ये बताओ U किसके इक्वल होगा, हाफ C V स्क्वायर। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए। देखो क्या किए, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर नाउ इज। एक बात बताओ, किसी एक का बताना है, तो किसी एक का बताना है तो कैपेसिटी तो उतनी रहेगी, पोटेंशियल दोनों को आधा आधा मिलेगा। पहले V था, अब क्या ये V/2 का स्क्वायर होगा, V/2 का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, CV स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/4। ओके, क्या ये पुराने का 1/4 स्टोर होगा एनर्जी, क्लियर है। वैसे भी हमको पता है 50% एनर्जी लॉस हो जाएगी, और जो बचेगी 50% तो दोनों में 50-50 बढ़ जाती है। अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। पोटेंशियल आधा है तो पोटेंशियल का स्क्वायर होगा, इसका मतलब है कि 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, देखो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। प्लेट एरिया पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले मेटल यूज, नहीं, किस टाइप ऑफ मेटल, ऐसा नहीं कि कॉपर का अलग होगा सिल्वर का अलग होगा, ऐसा नहीं है। थिकनेस ऑफ प्लेट, ये भी नहीं पढ़े हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं भाई, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट, हाँ, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ, ओके। तो ये रहा आज का एनालिसिस। आज पेपर बहुत ही आसान सा था, ठीक है। आप लोग का क्या रिव्यू है ये बताइएगा हम लोग को, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार, ठीक है। चलो, थैंक यू।